हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं आनंद धनवीज, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 408 अचीव किया है। और आज हम लोग सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे हम लोग से, हमारी पूरी टीम अभिपीडिया टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आनंद। थैंक यू सर, आप थैंक यू सो मच। और आज हम लोग जानेंगे कि आनंद ने किस टाइप से अपने स्ट्रेटेजी प्लान किया और किस टाइप से उनकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी थी। और अब जैसे कि अदर्स वीडियोस में भी आपने देखा है कि हमारे टॉपर्स के साथ हम लोग जितने भी उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप से उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई और किस टाइप से उन्होंने अपने जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी उनको दूर किया और उनसे लड़ते हुए एक सफलता हासिल, एक मकाम तक पहुंचे। उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आनंद का हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लगा आपको जब आपका सबसे पहला रिजल्ट आया, आपने देखा कि मेरा रिजल्ट सिलेक्शन हो गया है। उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था और पड़ोसियों का रिएक्शन क्या था? जब मुझे अभी भी याद है जब रिजल्ट आया, तब हम कुछ करीब 3-4 दिन से वेट कर रहे थे कि शायद रिजल्ट आ जाए, बिकॉज ये लॉन्ग वीकेंड था, तो फिर था कि शायद ये फ्राइडे को आ सकता है। जी लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो जब हमने नाम देखा, बट जो खुशी थी वो थोड़ी नर्वसनेस में तब्दील हो गई कुछ टाइम के लिए। जी जब जी। हम देख रहे थे थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गया था। लेकिन या जब थोड़ा रिजल्ट में पहली बार आप फाइनल लिस्ट में नाम देखते हो, इससे पहले बहुत बार होता है, आपका प्रीलिम्स हुआ है, आपका मेंस हुआ है, फिर आप इंटरव्यू से बाहर हुए हो, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। जी लेकिन ये टाइम था तो वो खुशी की, सच्ची में खुशी की बात थी। तो दैट वाज हैप्पी मोमेंट फॉर मी। फिर उसके बाद सबसे पहले हम ऑब्वियसली मैं दिल्ली में था, तो मैंने घर वालों को कॉल किया। जी। आई वीडियो कॉल देम एंड आई टेल, तो इट वाज अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी। वो मोमेंट ही अलग होता है, सही बात। आप या बयान नहीं कर सकते कि किस टाइप से वो मोमेंट होता है। जी। आनंद, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और किस टाइप से आपने प्रिपरेशन की या फिर आपकी जो बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो मैं नेटिव बिलोंग करता हूँ वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। जी। और एक कोइंसिडेंस है कि जहाँ तक मेरा 10th का एजुकेशन हुआ है, आज वही वही स्कूल में बैठ के बात कर रहा हूँ। अच्छा। आज मेरा सब सब स्टूडेंट और सब सर मैडम के साथ आज इंटरेक्शन था। जी जी। तो इट इज अ रियली ग्रेट मोमेंट फॉर मी। तो मैं जी स्कूल में बैठ के हमारे मैम के हेड मास्टर के रूम में ही बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी। तो जी। उसके बाद फिर मैंने मेरा बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रायगढ़, जी। वहां से। देन आई हैव डिसाइडेड कि मेरे पास ऑप्शन था कि आई कैन जॉइन अ प्राइवेट जॉब और एनी अदर जॉब। फिर हमें एक आया कि कंपटीशन, फिर वी हैव डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू गो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके। या देन 2017 में मैं पहला अटेम्प्ट दिया सिविल सर्विसेज का। वो जी टाइम मेरा सिसेट नहीं हो पाया। जी। जी। हाँ, लेकिन ठीक है, फिर 2018 में मेंस दिया, उसके बाद और एक मेंस दिया, और 2020 के मेंस के टाइम फिर ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ गया था। जी जी। तो तो फिर आपने वहां से अभी फिर जर्नी था। जी, आपने अभी तक कितने मेंस दिए हैं सिविल सर्विसेज के? 3 मेंस दी थी। 3 मेंस और इंटरव्यू? इंटरव्यू नहीं आया सर, अच्छा, तो मतलब जब वो 3 लिस्ट मेंस से आपने बाहर लिखा और फाइनली आपका ईपीएफओ में सिलेक्शन हुआ। आया। जी। तो आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे कि और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे? मैं 2020 में जब डिसाइड किया कि अभी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया है, तो जी देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर ईपीएफओ। देन मैं अटेम्प्ट कीप किया जी। 2021 का, और फिर ईपीएफओ के ऊपर फोकस और मतलब फाइनली आपने रिजल्ट को अचीव किया। किया। अगर देखें कि मतलब जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपनी प्रिपरेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, कि यहाँ पे जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, 3 मेंस भी लिखा आपने। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट जो थे ये भी एक यूपीएससी का ही एग्जाम है, जबकि ये ईपीएफ हो गया और वो सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज में क्या है कि एग्जाम का जो पैटर्न था, एग्जाम जो सब्जेक्ट्स थे, उसके कुछ पार्ट आपके यहाँ पे ईपीएफओ में भी थे। जैसे 10-12 हमारे 8-10 सब्जेक्ट थे, जिसमें से पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी होगी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट जो थे वो सिविल सर्विसेज से मेल खाते हैं। तो ये अगर हम देखें तो आपके एक मतलब फेवर एरियाज में थे। लेकिन जो वीक एरिया सब्जेक्ट थे, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, सोशल सिक्योरिटी होगी, तो इसके लिए आपने क्या फिर स्ट्रेटेजी अपनाई? तो स्टार्टिंग में जब नए सब्जेक्ट आए, तो सबसे पहले हमने सिलेबस देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे कि क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है। जी जी। देन आई हैव सर्च ऑन यूट्यूब। मुझे अभिपीडिया के इससे बहुत मदद हुई अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स के लिए। जी जी। तो वहां पे वीडियो देखा, फिर सबसे उसके बाद वीडियो देख के खुद के नोट्स बनाने में ज्यादा मुझे लगता है कि वो करना चाहिए हमेशा, जी कि जी। खुद के नोट्स बना के वो चीजें रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी लेकिन एक बात है कि हमें सोर्सेज बहुत अवेलेबल है।
जी, अभी हमारे एक टॉपिक के लिए देयर आर सो मेनी ऑफ सोर्सेस, बट वी हैव टू कंस्ट्रेंट अस फॉर अ सिंगल सोर्स, मैक्स टू मैक्स 2 सोर्सेस फॉर रेफरेंस, उससे जी, ज्यादा नहीं, बट वी हैव टू गिव अ रिपीटेटिव रिवीजन फॉर जी, जी। दैट। तो और वो अकाउंटेंसी का हो गया। लेबर लॉ के इसमें हमारे ये बैच में बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि इट वाज अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम सो मेनी लॉज टू द कोड बिल। जी, वेज कोड ऑन वेजेस रहने दो या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोड रहने दो, ये बहुत कंफ्यूजन था कि ये करना है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस थे, और या फिर जो ऑलरेडी एक्ट थे वो करना है। जी, जी। तो हमें शायद से हमारे बैच से सबने दोनों चीजें की थी कि नहीं पता था कि क्या पूछने वाला है। हाँ, क्योंकि बीच तो में ही वो एक थोड़ा चेंजेस भी हाँ, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में चेंजेस भी आ गए थे बीच में। यस, वही वही जी, उसीलिए वो थोड़ा सा हिक था, हर चीज थोड़ा याद रखना। पर कई बार टेस्ट में प्रोविजन या फिर सेक्शंस वगैरह पूछ लेते थे, लेकिन हमें बताना चाहिए कि ठीक है, एक आधी क्वेश्चन आ गया सेक्शन पे तो ठीक है, लेकिन उतना थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि ओके, ये थोड़ा सा नहीं, इतना डिटेल में नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो करते रहना चाहिए। जी। और सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या किया था आपने? सोशल सिक्योरिटी के लिए मोस्टली जो करंट अफेयर्स के बेस्ड जो ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रहा था कि गवर्नमेंट स्कीम क्या है क्या जी। नहीं, वो मोस्टली वही किया था, और जो 5 गैजेटरी एक्ट था या फिर बाकी एक्ट थे वो चीजें किया था। जी। और अगर हम लोग देखें कि क्वांट और रीजनिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सीसैट पूछा जाता है, यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग मतलब लगभग सेम है, लेकिन उनके लिए भी आप क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो सिविल सर्विसेज के बच्चे होते हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल। जीएस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कट ऑफ मतलब क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे जो ईपीएफओ था, यहाँ पे आपको रैंक दिला रहा था, वो एक एक मार्क्स आपको रैंक दिलाने के लिए मतलब रैंक दिला सकता है। तो इसके लिए आपने जो क्वांट और रीजनिंग, इसके लिए आपने क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? हाँ, तो जैसा मैं 2070 में मेरा सीसेट नहीं हो पाया था, जी, तो वो एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा झटका मेरे साथ था, क्योंकि आप साल भर मेहनत करते हो और आपका 1-2 मार्क्स का जैसे सीसेट रह जाता है, जी, पहले आप गुड स्कोर इन जीएस पेपर। तो मैं तभी से प्रिपरेशन था, तो मेरे नोट लगभग थे हर टॉपिक के ऊपर जी, कि फिर क्लॉक रहने दो या फिर रीजनिंग रहने दो, जो कुछ भी। तो मैंने मोस्टली फिर उसका प्रैक्टिस किया और वो रिवाइज किया। लेकिन वो टाइम पे बहुत अच्छे से करना जरूरी था, क्योंकि हम बहुत बार उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग है। जी, जी, लेकिन जब आपको एक बार थोड़ा झटका लगता है तो आप फिर अच्छे से कर लेते हो। तो वो मैंने वो टाइम पे कर लिया। जी, मतलब आप प्रिपेयर पहले से ही हो गया था, क्योंकि आपका एक झटका लग चुका था पहले से ही। यस। अगर हम लोग देखें, बात करें कि इंग्लिश की, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे जैसे अगर सीसेट में इंग्लिश जो पूछा जाता है वो डिफरेंट पूछा जाता है, यहाँ पे जो पूछा गया था वो बिल्कुल अलग था, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, लगभग 20 यस। क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इंग्लिश से, जो कि आपके 5-5 के सेट में थे, फिल इन द ब्लैंक्स था, एरर था, सिनोनिम्स एंड फ्रेजेस था। एंटोनिम सिनोनिम। जी, बिल्कुल। तो इस सारे के लिए क्या आपने अलग से कुछ प्रिपेयर किया था, टाइप की स्ट्रेटेजी अपनी? हाँ, तो मतलब कुछ तो था, मतलब एक तो खुद का वोकेबलरी का बुक था मेरा। जी, लेकिन जब पेपर आया वो टाइम पे थोड़ा ये था कि इतना इजी लग रहा था पढ़ने में, क्या ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन वही टाइम पे जब बहुत इजी आता था, बहुत क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो एक होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रिकॉशन के साथ जाना चाहिए। एक तो बहुत ईज़ी भी आए, तो भी थोड़ा नहीं, मतलब आगे-पीछे नहीं होना चाहिए, और बहुत हार्ड भी आया तो भी कि ठीक है, अभी 4 क्वेश्चन नहीं आए, आगे के 5 आने वाले हैं, जी, तो जी, वो एक एटीट्यूड रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि टाइम टेबल का, क्योंकि एक पेंडेमिक था, उसके बाद बहुत लंबा यस, प्रोसेस भी चला एग्जाम का, डिले होते गया एग्जाम। तो अगर हम लोग बात करें कि उस दौरान आपने किस टाइप से अपने टाइम टेबल को बनाया या फिर पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाई, कितने घंटे आप डेली का देते थे यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए? जैसा अभी लॉकडाउन कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, जी, तब जनवरी 2021 में मेरा मेंस खत्म हुआ, 17 जनवरी आई थिंक। तो उसके बाद अनाउंसमेंट था कि मई में ईपीएफओ का एग्जाम होगा। जी, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन हुआ फिर से सेकंड वेव की वजह से। तो जी, वहां पे फिर डेडिकेटेडली हमने वही कंटिन्यू किया कि चलो अभी ईपीएफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फिर मोस्टली मैं 2 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया था टाइम। एक तो जो एक सब्जेक्ट पकड़ के रिवीजन करना है, और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें टेस्ट जितना हो सके सॉल्व करके एनालिसिस करना जी, है। तो ये 2 चीजों में मैंने अभी हर किसी के कैपेबिलिटी या फिर हर किसी के सर्कमस्टेंसेस के चेंज होकर टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन आई विल से 6 to 8 आवर तो मिनिमम लगना चाहिए हर किसी को हर दिन का। अगर हम लोग आरटी के अलावा अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस टाइप से की? तो मेरा सबसे मतलब मुझे खुद और मैं जिन बाकी लोगों से बात किया, तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा अलग था, मेरे लिए थोड़ा टफ था स्टार्टिंग में,
जी, लेकिन एक जो डर निकालने का काम था, मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। अभिपीडिया ने भी बहुत कंडक्ट करवाया स्टार्टिंग में, उसके बाद ही कंटिन्यूअसली वहाँ पे भी आपको ना एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ-कहाँ जा सकता है। जी, जी, आपका नेटिव प्लेस रहने दो, आपका ग्रेजुएशन रहने दो, आपका आपके ऊपर से उनको क्योंकि जब एक ह्यूमरसली या फिर एक कॉमन सेंस से जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली उसी ऊपर इंटरव्यू जाता है। जी, जब मेरा इंटरव्यू का था, तो मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था थोड़ा बहुत कि मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे 2-3। तो क्या करना चाहिए, अपना नेटिव प्लेस क्या है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका फिर सेवाग्राम आश्रम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। विनोबा भावे जी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज़ द पवनार आश्रम इज़ आल्सो देयर। जी। उसके बाद फिर मेरा आई एम पास आउट फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो बाबा अम्बेडकर जी के ऊपर, गांधी जी अम्बेडकर डिबेट के ऊपर आ सकता है। ये सारी चीज़ें मैं थोरोली थोड़ा बहुत एक प्रिपेयर। एक हमने 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 जैसे इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू अभी पीडिया करवाती थी, उसके अलावा कि एक पर्सनलाइज़्ड क्वेश्चन बैंक देती थी कि आपके जो यस, प्रोफाइल है, उससे यस। क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ था? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो प्रिपरेशन हमारा खुद का एक मटेरियल तैयार करने में बहुत हेल्प होता है कि अपने को पता चल रहा है कि आपको ये पढ़ना है। हुँ, क्योंकि इंटरव्यू का सिर्फ सिलेबस नहीं है जी, मोस्टली, आपके पास बाकी चीज़ों का सिलेबस है, आप उसको कर सकते हो। लेकिन जब आप पर्सनल क्वेश्चन बैंक देते हो, तो स्टूडेंट को हेल्पफुल होता है कि अच्छा आपको ये स्ट्रक्चर में करना है। तो दैट वाज़ रियली हेल्पफुल। मुझे ऐसा इंसिडेंट बताइए आपने जब आपने इंटरव्यू पे आप गए थे, उसका कुछ इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो तो? बिल्कुल। तो मेरा अलखाई सिरोही मैम का बोर्ड था। जी, हाँ, तो फॉर्मर चेयरमैन थे यूपीएससी के। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया, मेरा सेकंड ही नंबर था मेरे टेबल पर। जी, तो इन द मॉर्निंग शिफ्ट में इंटरव्यू को गया 8th ऑफ जुलाई। जी, मैं गया, फिर उसके बाद मैं एंट्री किया रूम में। एंट्री करने के बाद आई ग्रीटेड एवरीवन, मैम को गुड मॉर्निंग बोला हर किसी को, आई वाज वेटिंग कि मैम बाकी हमें बोलेंगे कि यू कैन टेक योर सीट। जी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फॉर 10 to 15 सेकंड आई वाज स्टैंडिंग देयर जी, एंड आई वाज वेटिंग कि अभी बोलेंगे। बस उसके बाद मैम को शायद कुछ तो काम आ गया, फिर मैम ने मुझे बोला कि आप जा सकते हो, यू कैन गो। तो दैट वाज रियली प्रेशर बिल्डिंग फॉर हुँ, कि बिल्कुल। मतलब आई हैव जस्ट एंटर्ड द रूम एंड नाउ मैम इज सेइंग यू कैन गो, हुँ, बट आई हैव टू टेल माय सेल्फ ओके मैम ने बोला है तो हमें जाना पड़ेगा। तो मैं नो क्वेश्चन आस्क्ड नथिंग, ओके मैम थैंक यू बोला और मैं वापस आ गया। हाँ, देन द पियून वाज देयर एंड ही वाज आस्किंग व्हाट सर यू आर जस्ट, आप अभी तो अंदर गए थे, क्या हो गया? बोला कि मैम ने बोला है कि बाहर जाने को। ओके, वो भी थोड़ा मतलब क्वेश्चन में आ गया कि ऐसा होता नहीं है जनरली। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, लेकिन वो जो 5 मिनट थे जब मैं बाहर था, मुझे सबसे ज़्यादा खुद को बताना पड़ा कि नहीं, कुछ अपने तरफ से कोई गलती नहीं है। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है या डेस्क का इश्यू हो सकता है, कुछ तो है। आई हैव टू काम माय सेल्फ कि इट्स ओके। हमारा अभी मैम का कुछ तो हुआ, आप टीम के तरफ से मतलब बोर्ड की तरफ से कुछ है। आई हैव टू टेल माय सेल्फ कि नहीं आपका कुछ नहीं, आप अच्छे से गए, फिर से किया, कोई नहीं, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड। आई हैव टू टेल माय सेल्फ सो मेनी टाइम्स। मतलब वो एक टाइम होगा मैं वो उस चीज़ को फ़ील कर सकता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि यार क्या हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप अंदर जाओगे, आप एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और आपको बाहर भेज देंगे तो हाँ, मतलब आप हिल जाओगे बिल्कुल, ऑब्वियसली। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये जो आप बता रहे हो, मतलब आपको हाँ, कितना मेंटली स्ट्रेस हुआ होगा हाँ, उस टाइम हाँ। में यस, यस। कि और ये पहला मिनट ये था। उसके बाद आई हैव एंटर्ड द बोर्ड रूम अगेन, पैनल रूम अगेन एंड देयर आई हैव ग्रीटेड एवरीवन, द ड्रिल, एवरी ड्रिल कम्स अगेन एंड आई हैव ग्रीटेड मैम, गुड मॉर्निंग मैम, देन दे हैव allowed me to sit and the very first 2 to 3 questions were on my graduation. There, just ma'am started asking me about the sonar, the radar system, how dolphin communicate, what is their frequency, everything. And my first 3 to 2 questions were 3 to 4 questions were sorry ma'am, I'm not exactly aware about the frequency. And I was like, this is a sorry state of affairs. पहले मैं बाहर जा चुका हूँ एग्जाम हॉल से, जी, जी। अब मैं पहले के 4 क्वेश्चन मेरे चेयरमैन पूछ रहे हैं तो मैं वो भी बराबर आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं जब मॉक इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा चीज हुआ तो आई हैव टू टेल माई सेल्फ ओके दे आर टेस्टिंग योर पेशेंस, दे आर जस्ट टेस्टिंग यू, सो यू हैव टू बी काम बिकॉज आगे जाके क्वेश्चन आने वाले हैं हुँ, दैट आई कैन आंसर रियली वेल। हुँ। So I have to be cool at that time, and that helps me a lot to have a back of the mind कि ऐसी चीज हो सकती है। चलिए ये चीज़ आपने जो बताया, ये मतलब चलिए कभी भी कोई स्टूडेंट के साथ भी हो तो मतलब ये फ़ायदा मिल सकता है कि भाई ऐसा देखो ऐसा होता है। ऐसे आपको थोड़ा पैनिक नहीं होना है और आराम से काम लेने हैं, थोड़ा-सा धैर्य से काम लेनी है। ये था, मैं बोलूँगा कि इंटरव्यू के इसमें आपका अगर बहुत बार हर बोर्ड कॉर्डियल होता है,
हेल्पफुल होता है। अगर बोर्ड हेल्पफुल नहीं है, आपको लग रहा है, वो हेल्पफुल हमेशा होते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ तो आपके साथ थोड़ा ग्रिल किया जा रहा है या फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो बस एक ही बात ध्यान में रखना कि इट इज जस्ट फॉर योर टेस्टिंग। उसके ऊपर मार्क्स का, किसी भी चीज का कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है। अगर आप वहाँ पे शांत रह के पोलाइटली विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप अच्छे से जवाब देते हो, तो आपका वो चीज का इफेक्ट नहीं होने वाला। बहुत ही मतलब एक मतलब मैं भी ये बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या एक्सपीरियंस आपने मुझे बताया है इस चीज के बारे में। एक मतलब बहुत एक ऐसा स्टूडेंट जो मतलब पूरा साल लगाता है, 2 साल लगाता है, 3 साल लगाता है उस जगह पे पहुंचने के लिए, और उस टाइम वहां पे ऐसा हो जाए इंसिडेंट और उसको फिर कैसे हैंडल किया जाए, तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है ये जो आपने शेयर किया। वो बहुत हेल्प मैंने इसमें सिलेक्शन में, शायद वो एक बहुत बड़ा एक रोल था। इतना सब होने के बाद जब बहुत सारे क्वेश्चन आए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आए कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडर, तो मेरे पता नहीं, मतलब ये चीज के ऊपर नहीं प्रिपेयर था। हम जनरली प्रिपेयर रहते बाकी, लेकिन ये जनरल चीज के ऊपर नहीं प्रिपेयर रहते। तो वो एक आया, एक आंसर आया वही टाइम पे दिमाग में कि ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द राइट दैट allow us to live a dignified life and to help other to live the same। तो ये उसके बाद का फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन था मेरे लिए। वहां से स्टार्ट हुआ, फिर लेबर लॉज के ऊपर क्वेश्चन गए, फिर पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ इन द लास्ट 5 years। तो ये एक था कि ये बहुत, मतलब आप, मैं बोला कि सॉरी सर, नॉट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन बोले कि नहीं, जस्ट इमेजिन कुछ तो होता है। अगर आपके लाइफ में कोई अगर रिग्रेट नहीं है तो आप क्यों जी रहे हो? तो वो जीने में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिग्रेट तो चाहिए। तो बोला नॉट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन जब से मैं प्रिपरेशन को आया हूँ, थोड़ा सोशल टच और दोस्तों के साथ की वो चीजें, फिर मैंने वो बताया। फिर उन्होंने फिर से उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे कि आपके पिछले लाइफ में बताओ, मतलब आप ग्रेजुएशन के टाइम में कुछ तो इंसिडेंट होगा, वो टाइम के ऊपर बताओ कि कुछ तो रिग्रेट होगा। तो उनके मैं बताया कि मैं प्रेसिडेंट था मेरी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ मार्च वगैरह हुआ था, वो कुछ जो चीजें थी वो बताया वहां पे थी। मतलब आता है, हम आगे जाके आपको 100% मौका मिलता है। आप उसके ऊपर अपना वो बोलता है सिक्सर मारो, एक दो बॉल थोड़े डॉट खेल लिए तो नो इश्यू है। चलिए, थैंक यू आनंद, आप इतने जो हमें मतलब इनपुट दिया या फिर जो अपने एक्सपीरियंस बताया इसके लिए। आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास जो तैयारी कर रहे हैं अभी और जिनका भी सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहो आप तो क्या दोगे? तो सर मुझे जो लगता है हमेशा कि कितनी भी दिक्कत आने दो, हर किसी को, कोरोना में हर किसी ने कुछ ना कुछ झेला है, कुछ ना कुछ टूटा है, हर कुछ ना कुछ हुआ है। वो टाइम पे आप लगे रहो। मैं 14 महीने वो टाइम पे दिल्ली में था, मैं मतलब घर नहीं जा सका वो टाइम पे। आप बस लगे रहो। आपको एक टनल अभी लग रहा है कि एक पूरा डार्क टनल आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज ऑलवेज अ लाइट, बट वी हैव टू वॉक थ्रू थ्रू द टनल फॉरदर। तो आप चलते रहो और आप प्रैक्टिस करो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो सबसे पहले, आप सिलेबस लो, आप जितना मिस्टेक कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, वो यहाँ पे मिस्टेक करो, सो दैट हम एग्जाम में मिस्टेक ना कर सके। और टीचर के साथ गाइडेंस हमेशा कनेक्टेड रहो, मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू आनंद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो हमें अपना एक्सपीरियंस बताया हो, आई होप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिलेगा इससे, और मिलना ही भी चाहिए। तो आप आज सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन जो आपके सिलेक्शंस के लिए हमारी टीम की तरफ थैंक से। यू सर। और सबसे पहले थैंक यू कि आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के दिया हमें अपने इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टू द विकिपीडिया टीम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।